हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू और कहानी के लास्ट तक जरूर सुनिएगा। जानवी को फिर ससुराल जाना था, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहती थी। बहुत परेशान थी क्योंकि जब भी वह ससुराल जाती थी तो उसे टूटी झोपड़ी में ही रहना पड़ता था, क्योंकि घर में केवल 2 ही कमरे थे। जब तक देवर की शादी नहीं हुई थी तब तक वह झोपड़ी में रहता था और जानवी अपने पति के साथ जब ससुराल जाती थी तो उसका कमरा मिल जाता था। लेकिन जब से देवर की शादी हुई तो वह कमरा उसके देवर देवरानी को दे दिया गया। अब उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह तो शहर में अपने पति के साथ अपने खुद के फ्लैट में रहती ही थी। लेकिन जब उसे 20-25 दिनों के लिए उसे ससुराल जाना होता था तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसके पति मोहित को यह सब परेशानी समझ में आती थी। मोहित ने कितनी बार माँ से कहा कि मैं अपने खुद के खर्चे पर ऊपर एक कमरा बनवा लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ इस बात के लिए तैयार ही नहीं होती थी। वह कहती थी कि तुम लोग को कभी कभार घर आते हो, वो भी थोड़े दिनों के लिए, तो बेकार में कमरा बनवाने की क्या जरूरत है। वैसे भी यह घर तुम्हारे बाबूजी ने बड़े मन से बनाया था, तो अब इस घर में कोई नया बदलाव नहीं होगा। मोहित भी कुछ दिनों के लिए आता था तो वह भी सोचता था कि थोड़े दिन की बात है, किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। एक तो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से जानवी इस बार अकेली नहीं थी, उसका 4 महीने का बेटा भी उसके साथ था। यहाँ शहर में तो एसी के बिना सबकी हालत खराब हो जाती थी। एसी की हवा में ही उसका बेटा आराम से सो पाता था, लेकिन ससुराल में क्या होगा यह सोचकर ही जानवी का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि उसके ससुराल से मायके की दूरी बस कुछ घंटे की ही थी और उसके मायके में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन जब भी यह लोग छुट्टियों में घर जाते थे तो मोहित भी कभी भी उसके मायके में जाकर रहने के पक्ष में नहीं होता था। वह दिन भर के लिए उसे मायके ले जाता था, घुमा फिराकर वापस लेकर आ जाता था और जानवी वहाँ रह नहीं पाती थी। उसके मायके में एक गेस्ट रूम था जिसमें एसी भी लगा हुआ था और जरूरत की हर चीजें मौजूद थी। लेकिन ससुराल में तो बस 2 ही कमरे थे। एक कमरा तो देवर देवरानी का था और दूसरा कमरा सास का था। जबकि यह बात और थी कि मोहित ने अपने कमाए हुए पैसे से दोनों कमरों में एसी लगवा दिया था ताकि उन लोगों को गर्मी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जानवी को तो झोपड़ी और हॉल में ही रहना पड़ता था और उसे कोई प्राइवेसी भी नहीं मिलती थी। वैसे उसने सोचा था कि अगर इस बार में उसे ज़्यादा दिक्कत हुई तो वह मोहित से कहकर एक कूलर लगवा लेगी। लेकिन फिर भी प्राइवेसी तो उसे चाहिए ही थी, क्योंकि मुन्ना बहुत छोटा था। बार बार उसे दूध पिलाना पड़ता था और उसके घर में तो कोई भी आता जाता था। बाहर से हॉल का नज़ारा भी साफ साफ दिखाई देता था। पर्दा उसकी सास लगाने नहीं देती थी, क्योंकि वह कहती थी कि गर्मी में थोड़ी हवा आएगी, पर्दा लगाने से मेरा दम घुटता है। अब सास का घर था तो वह जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी चलाती थी। बच्चों की सुख सुविधा के बारे में सोचना तो जैसे उन्होंने छोड़ ही दिया था। खैर, जानवी ससुराल पहुंची तो गर्मी के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। चाय नाश्ते के बाद उसने सबके सामने ही अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। हॉल में बहुत गर्मी लग रही है, पंखे की हवा से काम नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, इस बार हम लोग आपके कमरे में ही रुक जाते हैं। वहाँ पर एसी भी है और कमरे में जगह भी है। एक फोल्डिंग पलंग डालकर मोहित भी वहाँ पर आराम से सो सकते हैं। और इस बार बेटा भी छोटा है तो मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तब उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे बहू, ससुराल में तुम्हें 25 दिनों के लिए प्राइवेसी नहीं भी मिलेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। वहाँ शहर में तो पति के साथ गुलछर्रे उड़ाती ही होगी और रात में 3 बजे के बाद तो गर्मी कम हो ही जाती है और मैं अपने कमरे में किसी को नहीं रख सकती।
जानवी छोटे बच्चे के साथ हॉल में ही गर्मी में झुलस रही थी। वह बाकी लोग उसके पति के खरीदे हुए एसी में मजे लेकर आराम से सो रहे थे। जानवी अपनी सास की बात सुनकर हैरान ही रह गई। उसे तो लगा था कि ससुराल जा रही है तो उसकी सास उसे भी एक कमरे में जगह दे ही देगी, लेकिन अभी भी उसकी सास उसकी सुख सुविधा के बारे में नहीं सोच रही थी। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी कि हर तरह से समर्थ होने और मेरे पति के पास इतने रुपए होने के बावजूद मुझे और मेरे बच्चे को गर्मी में झुलसना पड़ रहा है। शहर में हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, वहाँ मायके में भी मुझे कमरे की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर लाख आग्रह करने के बाद भी सास मुझे अपने साथ कमरे में नहीं रखना चाहती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी कि मेरे कर्म कितने खराब हैं और आज जानवी को कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वह सोच रही थी कि रात को भी गर्मी में झुलसना ही है तो अभी रसोई की आग के सामने क्या खड़ी होना, इसलिए वह रसोई में नहीं जा रही थी। मगर आखिरकार जब उसने अकेले देवरानी को गर्मी में परेशान होते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई। उसकी देवरानी बोल पड़ी, दीदी रहने दीजिए ना, थोड़े ही दिनों के लिए तो आप आती हैं, उसमें भी मेरी मदद करने में लग जाती हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। जानवी बड़ी दयालु थी, उसे अपनी देवरानी पर बड़ा प्यार आ गया और वह सोचने लगी कि यह कितनी अच्छी है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है, जबकि यह तो कुछ ही दिन पहले घर में आई है। यहाँ के लोगों के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन और कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। उसकी आंखें छलछला उठी, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से छिपा लिया। देवरानी ने उसकी नम आंखों के बारे में पूछा तो जानवी कहने लगी, अरे छोटी, प्याज काट रही हो ना, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। खैर, रात को सबने डिनर कर लिया था। अब जानवी को नींद आ रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि इतनी गर्मी में मैं कैसे सोऊंगी। पसीने के मारे हालत खराब हो रही थी उसकी। हालांकि डिनर के बाद उसकी देवरानी उसे अपने कमरे में लेकर चली आई थी। वहीं पर बैठकर दोनों बातें कर रही थी तो उतनी देर उसे आराम था क्योंकि उस कमरे में एसी लगा हुआ था। लेकिन जानवी को रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि थोड़ी देर के बाद जब देवर कमरे में आएगा तब तो उसे हॉल में जाकर अपने बिस्तर पर रहना ही पड़ेगा। तभी जानवी का पति मोहित कमरे में आया और कहने लगा, चलो जानवी, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम छोटी के से बाद में बातें कर लेना। जानवी परेशान हो गई और सोचने लगी, लो, जो भी थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था वह भी गया। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर उठ खड़ी हुई। वह बाहर हॉल में आई। एसी वाले रूम से बाहर निकलते ही उसके बदन में पसीना टपकने लगा। तभी मोहित ने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ, हम चलते हैं। उसकी माँ सरस्वती जी आश्चर्य से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, कहाँ चलते हैं? तब मोहित बोला, माँ, अब यहाँ पर तो सोने की कोई ढंग की व्यवस्था हुई नहीं। इतनी गर्मी में जानवी बच्चे को लेकर परेशान हो जाएगी। बेटे को भी गर्मी से नींद नहीं आती है और मुझे भी आजकल गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस साल गर्मी ही कुछ ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों को भी असुविधा ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि हम इस बार जानवी के मायके में ही रह लेते हैं और वहीं से यहाँ पर मिलने जुलने के लिए आते रहेंगे। अब आज का पूरा दिन तो यहीं पर गुजर गया। मैं कल परसों फिर से जानवी को लेकर आ जाऊँगा। दिन भर हम समय भी यहाँ बिता लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग जानवी के मायके पर ही रहेंगे। यह सुनकर सरस्वती जी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। वह कहने लगी, अरे ऐसी भी क्या गर्मी लग रही है, तू यहीं पला बड़ा है, तेरा बचपन यहीं पर बीता है, तब तो तू किसी और के घर सोने नहीं चला जाता था। उस समय तो घर में एसी भी नहीं हुआ करता था। मोहित थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, माँ, उस समय की बात अलग थी। उस समय मुझ पर
इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। मैं छोटा बच्चा था, मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था, बस मैं पढ़ाई लिखाई करता था, खेल कूद कर थक हार कर किसी तरह सो जाता था और गर्मी में सब लोग आंगन में सोते थे। अब समय बदल गया है, आंगन में सोने की जगह भी नहीं है और मैं शहरी सुख सुविधाओं के बीच रहता हूँ। घर में भी मैंने इतनी सारी सुविधाओं का इंतजाम किया है। समय बदल गया है माँ, मेरी उम्र बढ़ गई है, अब मुझसे भी गर्मी सहन नहीं होती है, तो मैं क्या करूं? अब कोई बच्चा छोटा होता है तो वह स्वस्थ होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके शरीर में परिवर्तन होते चले जाते हैं। बाद में जब वह बूढ़ा होता है तो वह बच्चों की तरह फुर्तीला नहीं रह पाता। तो क्या यह कहना उचित है कि तुम तो बचपन में बहुत फुर्तीले थे, उसी तरह बचपन तो किसी तरह गुजर गया माँ, लेकिन अब मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ऐसी ही बात है तो क्या आप अपना कमरा छोड़कर हॉल में सोओगी? तुम तो जानवी और बेटे को भी अपने साथ कमरे में सुलाने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तो फिर भी किसी तरह एडजस्ट कर ही लेता। वैसे तुम चाहती तो तुम्हारे कमरे में फोल्डिंग पलंग डालकर मैं भी सो सकता था, लेकिन तुमने उसके लिए भी मना कर दिया, तो मैं और क्या करूं? खैर, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है और उधर जानवी के मायके में फ़ोन करके मैंने सबको बता दिया है, तो वह लोग हमारी राह देख रहे होंगे, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर मोहित ने अपना बैग उठाया। जानवी आश्चर्यचकित सी पति की बातें सुन रही थी। पहले तो जब वह मायके जाने का नाम लेती थी तो वह चिढ़ जाता था, लेकिन इस बार मोहित ने भी उसकी परेशानी को समझा था और उसी के अनुरूप फैसला लिया था। जानवी काफी खुश थी कि उसके पति ने उसके बारे में सोचा। आधे घंटे के अंदर ही जानवी अपने मायके पहुंच चुकी थी। घर में उसके मम्मी पापा ने बहुत प्यार से उसका स्वागत किया। उसके भैया भाभी भी बहुत प्यार से मिले। गेस्ट रूम में एसी की ठंडी ठंडी हवा में जब जानवी ने अपने बेटे को सुलाया तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान खिल उठी और वह आराम से सो गया। जानवी ने मोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू मोहित, आपने मेरी परेशानी को समझा, वरना हर बार तो तुम जिद पर अड़े जाते थे कि हम जितने दिनों के लिए भी घर जाएंगे हम घर पर ही रहेंगे और बीच बीच में तुम्हारे मायके में मिलने के लिए आते रहेंगे, लेकिन इस बार आपने थोड़ा अलग फैसला लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मोहित ने जानवी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं अपने परिवार के प्रति हर फर्ज निभाता हूँ, फिर भी अगर वह लोग मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे आराम के बारे में नहीं सोच सकते तो मुझे ही कोई रास्ता चुनना पड़ेगा और जो मुझे सही लगा वो फैसला लिया। इतने में जानवी ने कहा कि माँ को कितना बुरा लगा होगा, तो मोहित बोला, उन्हें भी हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। इतना बोलकर दिन भर की थकान और गर्मी को भुलाकर सुकून की नींद में सभी कोई सो गए। फिर अगली सुबह मोहित का भाई और उसकी पत्नी माफी मांगने चले आते हैं और माँ भी साथ में आती है। मोहित को आश्चर्य होता है कि ये लोग यहाँ क्यों, क्योंकि उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहित का भाई और उसकी पत्नी बोले, भैया हमें माफ कर दो और घर चलो। माँ भी बोल पड़ी, बेटा घर चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ कर दे। अब तुम दोनों का वो कमरा है, मैं बाहर रह लूंगी। बेटे और बहू को माँ पर प्यार आ गया और सारी गलतियों को भूल गया और घर जाने के लिए तैयार होते हैं और सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।